Okay, so should I start? Ritika ma'am? हेलो हाय गुड इवनिंग एंड नमस्कार आप सभी का वेलकम है बिलव्स ग्रेस प्रेजेंट्स बीजी की बैठक में। आज का हमारा पहला एपिसोड है बीजी की बैठक का और मैं हूं आपकी होस्ट अस्मिता। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक काफी खास गेस्ट जुड़ चुके हैं जो कि को फाउंडर और डायरेक्टर है आनंद सर्विस सोसाइटी के। आनंद सर्विस सोसाइटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेफ एंड स्पीच इम्पेयर्ड पर्संस के लिए काम करती है। मैं स्वागत करती हूँ मोनिका पुरोहित जी और ज्ञानेंद्र पुरोहित जी का हमारे इस शो में। इनके बारे में जी स्वागत है आपका। इनके बारे में मैं आपको हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहूंगी, इनकी अचीवमेंट्स के बारे में और अपने कॉज के बारे में जो इन्होंने काम किया है, जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही है, उसके लिए इन्हें राष्ट्रीय स्वयं सिद्ध सम्मान मिला है, रोटरी नेशन बिल्डर अवार्ड 2017 भी मिला है, एलेक्स मेमोरियल अवार्ड भी इन्हें मिला है। मोनिका पुरोहित जी को जी वुमेन अचीवर अवार्ड भी मिला है एंड शी इज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ 100 वुमेन अचीवर ऑफ इंडिया बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और साथ ही में इन्होंने नेशनल एंथम को भी साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। और रिसेंटली आपने इन्हें केबीसी में देखा होगा जहाँ पे इन्होंने धनराशि जीती थी जो इसी कॉज के टुवर्ड्स इन्होंने लगाई थी। मैं इनका एक और बार स्वागत करती हूँ आज के इस शो में बीजी की बैठक में। हमारा शो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे बिलव्स ग्रेस के को फाउंडर सुपरन जी का कि वो आके हमारे व्यूअर्स को हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और हमारे गेस्ट को हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बताएं। So, Paran, are you there? Yeah, I'm here. So you have to introduce our organization. Okay. I was not able to hear that. Okay. So apologies. So welcome all. सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ हमारी बीजी की बैठक में आने के लिए। And special thanks to Mrs. Monica and Mr. ज्ञानेंद्र पुरोहित जी। आप आज हमारे बीच में चंद बातों के लिए आपने हमें वक्त दिया। And I hope सभी मुझे सुन पा रहे हैं। Hello sir, hello ma'am. Yes, you are audible to me. Hello. Okay. Is he audible to everyone? Am I audible to everyone? Yeah, we can listen you. Okay, great. So सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन बिलव्स ग्रेस का दूंगा and I'm really happy that people are joining up. Hello. Yes sir, we just lost the connection. Okay. Actually I saw someone raise the hand, so I was thinking कि अभी तो start भी नहीं हुआ है। Okay. So a brief introduction I'll be giving you of my organization Billavs Grace, and I'm really thankful that all of you are here, and let's start with that. So the organization Billavs Grace, as you all know, is, we have started this organization like 4 years ago and on a very limited, very small scale. And today we are here thanks to all of you, all the supporters and all the friends who are now here with us. So sabse pehle I just want to thank you all so that we could start this meeting, and I hope it will be as good as we thought of. And मैं Mrs. Monica जी और ज्ञानेंद्र पुरोहित जी को भी थैंक यू बोलूंगा कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिलव्स ग्रेस, we primarily work towards the children in the society, and from past 2 years we have started working towards the women and also the old age people. तो जब हमने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, we wanted to do something for the children, but our focus was primarily towards the children,
who were suffering from disabilities, be it some kind of mental disability or physical disability. Because the purpose was to give something back to the society, but also we wanted to make the childhood good, because a happy childhood can, really help in every aspect of life. So जब हमने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, तो हमारे प्राइम जो एम्स थे वो था, सबसे पहले अनस्टिग्मेटाइजिंग डिसेबिलिटी, that includes both the physical and mental disability, and also creating awareness about such disabilities, because we wanted every such children to be a productive part of our society, and that was the purpose of it. Because we have seen that even in present times, a lot of parents hide their children, suffering from such disabilities, and they don't let them to come in front of people. They don't let them to express people, or they stop them from, maybe playing with other children, that, they have to keep them safe or something. This would just say they are not able to enjoy their proper livelihood. They are not having awareness about their rights. They are not having the options as to what they can do and how they can do. So the primary focus was to create such awareness about the disabilities, and how still, even though they are having such disabilities, they can still be the productive part of the society and contribute towards it. Or uske baad, when we started growing up, we realized that, we have to support women also. Because when we support a woman in the family, so automatically we are gonna help a whole family as a block, which will automatically help the children in the society to grow and to prosperous. And when we started doing that, maybe providing nutrition to them, or some medical helps or medical camps for the women, we realized कि हमें overall एक family और एक children's की तरफ से भी positive response आ रहा है, like उनका भी एक रोल, एक प्रॉपर पार्टिसिपेशन बढ़ गया था उस चीज में. तो रितिका जी का सबसे बड़ा थैंक यू इसमें, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ये मेडिकल कैंप्स हम अपने इसमें इंक्लूड करेंगे. सो दैट वाज अ वेरी नाइस थिंग. एंड कोविड से जस्ट पहले वी स्टार्टेड टू provide support, awareness and nutrition for everyone. That includes the old age people also. क्योंकि बहुत सारी ऐसे रिक्वेस्ट आने लगी थी कि बहुत सारे ओल्ड एज पीपल हैं who need their support and stuff. So when we like increased our ambit to that space, that was very good. So बस मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन I just want to tell this कि हम सभी की हेल्प तो नहीं कर सकते हैं, बट हर कोई थोड़ी थोड़ी हेल्प हर किसी की कर सकता है. तो with that motto, I just want Asmita to just carry on the conversation और ज्यादा टाइम हमारे गेस्ट लें rather than मैं. So thank you everyone. थैंक यू सर बिलव्ड ग्रेस के बारे में सबको बताने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए. तो चलिए अब हम अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हमारे गेस्ट के टूवर्ड्स जाते हैं, और मैं मोनिका जी और ज्ञानेंद्र जी से बातचीत करना चाहूँगी अब. वेलकम टू द शो. सबसे पहले तो मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी वो ये है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएं. किस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और क्या कॉज है आपका जिसके आप काम करते हैं. यू आर नॉट ऑडिबल. आई थिंक आपका माइक म्यूट है. जी, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम आनंद सर्विस सोसाइटी है. और एक घटना हुई थी कि मेरे जो बड़े ब्रदर थे, ही वाज डेफ एंड स्पीच इम्पेयर्ड. वो बोल सुन नहीं सकते थे. एंड इन द ईयर 97 इन 10 एक्सीडेंट ही लॉस्ट हिज लाइफ. उनका डेथ हो गया. दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ. एंड आई वाज परसुइंग माय सीए, बट देन आई लेफ्ट दैट. वो पूरा पढ़ाई छोड़ के पूरा मुझे लगा कि क्योंकि भाई के सपनों का ये साकार करना, क्योंकि एवरी टाइम आई वाज फीलिंग ही इज टचिंग मी. बिकॉज हम मूवी जाते थे तो आई यूज टू ट्रांसलेट ईच एंड एवरी डायलॉग ऑफ द मूवी. इट वाज इन 90s. जैसे शोले मूवी उनको बहुत पसंद थी, बहुत सारे मूवीज थे. देन पब्लिक पार्टिसिपेशन होता था, उनके फ्रेंड्स आते थे, वो सारे डेफ एंड स्पीच इम्पेयर्ड हुआ करते थे. एंड आई यूज टू हेल्प ऑल ऑफ देम. तो आई एंड देन जैसे मैं भाई को देखता था कि जो नेशनल एंथम होता है तो लोग मुंह से गाते थे, तो ही यूज्ड टू आस्क मी कैन वी नॉट सिंग इन साइन लैंग्वेज. तो वो ऐसा लगता, वो जब उनका डेथ हुआ तो वो बार बार ऐसा लग रहा था ही इज टचिंग मी कि मैं आई एम नो मोर, बट यू हैव टू फुलफिल ऑल माई ड्रीम्स.
तो दैट वाज द पॉइंट ऑफ द टाइम। उनका नाम था आनंद। आनंद की ही स्मृति में, 4 years elder टू मी, तो उन्हीं की स्मृति में ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया। बट टू गेट प्रोफेशनली इक्विप्ड आई डिड मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क, then did sign language course, then did some courses in the field of disability. Then I came, and in the meanwhile, Monica ji came in my life. We got married, and she also did master's degree in social work. She had specialization working with visually challenged children, and she also had exposure working with disabled children. So थ्रू एक मेट्रो मनी जो एडवर्टीजमेंट था उसके माध्यम से हमारा परिचय हुआ। देन वी गॉट मैरिड, and since then we are working together. And Anand Service Society is a organization which is not only helping in education. हम लोग रिमोट, ट्राइबल एंड रूरल एरियाज में जाकर इन बच्चों का सर्वे करते, डेफ एंड मेंटली चैलेंज और मल्टीपल डिसेबल्ड, 3 तरह के डिसेबल्ड बच्चों को सर्वे करते हैं, उनको लाते हैं हम और उनको पढ़ाते हैं और उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दिलवाते हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट में लाते हैं। देन उनके लिए एडवोकेसी करते हैं। एक केस था जो हम लोग एडवोकेट के चक्कर लगा रहे थे, बट कोई हमको बराबर न्याय नहीं, तो उन्होंने फाइल फेंक दिया। दैट वाज द मोमेंट ऑफ टाइम, इट वाज द ईयर 2005। आई वेंट टू द लॉ कॉलेज, आई डिड लॉ। देन लॉ करने के बाद मैंने वही केस फाइट किया और हाई कोर्ट में केस जीता। देन सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट गई, वहाँ भी हम जीत गए। तो नाउ पूरे इंडिया के अंदर वो लागू हो गया कि जो डेफ बच्चे हैं वो डेफ बच्चों के टीचर बन सकते हैं। तो एक ये हमने बहुत बड़ा लैंडमार्क किया। फिर बहुत सारे डिसेबिलिटी फील्ड में रिजर्वेशन था बट उसको लागू नहीं कर रहे थे, वो भी हमने किया। सो देर आर मैनी थिंग्स विच थ्रू आनंद सर्विस सोसाइटी। मोनिका जी जो है बेसिकली शी इज़ रियल दुर्गा, आई से, बिकॉज जो उनके राइट्स के लिए फाइट करना होता है, कोर्ट में जाना होता है। पुलिस स्टेशन, हमने एक इंडिया का पहला डेफ फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्टार्ट करवाया, पुलिस को ओरिएंट किया साइन लैंग्वेज में, और मोनिका जी की मदद से हमने पूरे इंडिया में, मतलब पहले एमपी में स्टार्ट हुआ था, नाउ पूरे इंडिया में बहुत सारे केसेस आए उनको मोलिस्टेशन के, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन के, अब्यूज़ के। तो मोनिका जी एंड आई वी गो टुगेदर, और 300 से ज़्यादा केसेस में हम लोग कोर्ट के माध्यम से उन जो कल्प्रेट्स हैं उनको सजा भी करवा चुके हैं, जो ऐसे मूक बधिर और मेंटली चैलेंज बच्चों के साथ कोई गलत काम करते हैं। वी एंड शी इज़ रियल दुर्गा बेसिकली, जिसे कहते हैं कि दुर्गा का अवतार शी इज़। सो शी वर्क्स, वी बोथ आर देयर, एंड वी हैव नाउ 4 सेंटर्स, इंदौर, धार, अलीराजपुर, खंडवा लास्ट ईयर वी हैड। सो और बाकी एक हेल्पलाइन है नेशनल लेवल के का। तो कोविड में जब बच्चे, डेफ बच्चे फंसे हुए थे, इनफैक्ट जम्मू की बात हो रही है, रितिका जी ने ये किया और अस्मिता जी हैं, आई वी वुड लाइक टू शेयर दैट कश्मीर के बच्चे फंसे हुए थे दिल्ली में। Yes. 1000 मूक बधिर और जो दिव्यांग बच्चे थे, डिसेबल्ड बच्चे थे, दे वर स्टक ऑल अराउंड द कंट्री, एंड वी वर द पीपल हु वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। पहले हम लोगों ने कुछ डिसेबल्ड लोगों का हेल्प किया, तो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 16 राज्यों में, स्टेट्स में कमिश्नरों के साथ हम दोनों को डेप्यूट किया। 22 states. 22 स्टेट्स, Yes. एंड साइन लैंग्वेज में हम हर बच्चे को, गोवा का बच्चा दिल्ली में फंसा है, दिल्ली का बच्चा गुवाहाटी में फंसा है, गुवाहाटी का बच्चा कोलकाता में फंसा है, वो उसका पूरा कॉम्बिनेशन बिठाना, एंड विदाउट getting COVID infection, they must reach. That was our dream and it came true. तो सारे 1000 बच्चों को जो इस तरह के थे, वो सारे बच्चों को घर पहुंचा दिया। तो दिस इज आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर ऑलवेज स्ट्राइविंग एंड फॉर देयर राइट्स। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर। एक मूक बधिर बच्ची थी जो गलती से पाकिस्तान चली गई थी, गीता, आपने सुना होगा उसका स्टोरी। वो हमारे ही प्रयासों से मिनिस्ट्री के साथ में जॉइंट कोलेबोरेशन करके उसको इंडिया लाए थे, और अभी रिसेंटली हमने बहुत सारा एक्सरसाइज करा है और उसको घर ढूंढ के उसके घर पहुंचा दिया है, उसका रियूनियन करवा दिया है। जी। बड़ा मुश्किल था क्योंकि वो उसको घूमे हुए और ये यहाँ पे रहते हुए भी करीब 17-18 साल का एक गैप हो गया था, तो उसके बाद में चीज़ों को ढूंढना, और वो एजुकेट भी नहीं थी, मतलब शी वॉज इलिटरेट, तो उसके साथ में एक्सरसाइज करना, ये सब करा है, और ये अभी
ये उसके मुकाम तक पहुंची है वो। बहुत अच्छा लगा ये एक्सपीरियंसेस आपके सुन के कि जिस तरह से आपने रेस्क्यू किया, और साथ में जैसे कि आपने बात की कि काउंसलिंग प्रोग्राम्स की, खासकर हमने देखा कि इस टाइम पे मेंटल हेल्थ से बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसे में जो डेफ एंड म्यूट है उनके लिए हेल्पलाइंस, उनके लिए काउंसलिंग अवेलेबल कराना ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप हेल्पलाइन नंबर शेयर कर सकते हैं साइन लैंग्वेज में, ताकि तो वो भी हमारे लिए, मतलब आप हमारे साथ शेयर या करिए। अवर एक हमारा ईमेल एड्रेस है दैट यू कैन फ्लोट, दिस इज सेल्फ फॉर डिफरेंटली एबल @gmail.com। ये हम लोग एमपी पुलिस के साथ में जो स्पेशल सेल यहाँ पर रन करते हैं ना, वहाँ पर ये लोग अपना उसमें मेल कर सकते हैं, हम लोग उनको करते हैं यहाँ से कोऑर्डिनेट। और साथ में जैसे आपने बात की कि इलिटरेट जो होते हैं, अब जैसे जो लिटरेट होते हैं वो कम से कम लिखकर अपनी बात बता सकते हैं, बट इलिटरेट के लिए एक लैंग्वेज बैरियर बहुत है। जैसे आपने पुलिस स्टेशंस इस तरह के जो डेफ एंड म्यूट की बात समझ सके वैसे आपने वो इनिशिएट करवाए हैं। सो ऐसे में ही जैसे आपको क्या लगता है कि कौन सा सबसे बड़ा बैरियर है? जैसे साइन लैंग्वेज हर किसी को आती नहीं है, तो एक सोशल इंक्लूजन के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आपका क्या ओपिनियन है उसमें कि जैसे वर्क प्लेसेस होती हैं उसमें भी जैसे हर किसी को समझ नहीं आती है उनकी बात। अभी हमने जैसे आपके बारे में जाना है तो पता चला है कि आपने एक बैंक में भी ऐसे जो साइन लैंग्वेज से जो है उनको एजुकेट किया है, तो उसके बारे में अगर आप शेयर करना चाहें। जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो ज़रूरी नहीं हम साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेट करें। पिक्चोरियल फॉर्म में भी बहुत सारे साइनेजेस हम, जैसे आप रोड पे जाते हैं और जब आप लोगों ने लाइसेंस बनवाने के लिए कभी अप्लाई करा होगा, तो आपको बहुत सारे साइनेजेस आपको पढ़ना पड़ते हैं और आप उसका मीनिंग समझते हैं। तो इलिटरेट के साथ हम इस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली लिटरेट के साथ में अगर थोड़ा सा ओरिएंटेशन हर बच्चे का या हर इंसान का हो साइन लैंग्वेज का, तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो ए लैंग्वेज। और एक और चीज़ आपको हम यहाँ ऐड करना चाहेंगे, हम लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन के लिए भी हमारा लगातार प्रयास चल रहा है। पीएमओ ऑफिस से हम लोगों ने, हमारा चल रहा है received a इंटरेक्शन। letter from यस, Prime Minister office also. बहुत जल्दी शायद ऐसा होगा कि आप सुनेंगे कि साइन लैंग्वेज ऑफिशियली 23rd लैंग्वेज के रूप में इसको रिकॉग्निशन मिला है। तो कोई भी भाषा को सीखने में मज़ा ही आता है, सीखें। हम फ्रेंच सीखते हैं, हम जर्मन सीखते हैं, तो साइन लैंग्वेज क्यों नहीं सीख सकते? बिल्कुल मैम, डेफिनेटली। और साथ में जैसे साइन लैंग्वेज होती है उनमें भी डिफरेंट डायलेक्ट्स होते हैं जैसे बाकी हाँ, लैंग्वेज। हाँ, लोकल डायलेक्ट होते हैं। एक ऑफिशियल इंडियन साइन लैंग्वेज है जो जिसमें ग्रामर और ये सारी चीज़ें परफेक्ट है, लेकिन हर एरिया का अपना डायलेक्ट होता है। आपका जम्मू कश्मीर के बच्चों का कुछ अलग है, क्योंकि साइन लैंग्वेज है ना, बेसिकली लोकल जो कस्टम्स होते हैं ना, ट्रेडिशंस होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चे डेवलप करते हैं। तो अलग अलग एरिया की अलग अलग होती है। जैसे हिंदी भी होता है, पंजाबी लोग हिंदी बोलते हैं, यूपी के लोग हिंदी बोलते हैं, साउथ के लोग हिंदी बोलते हैं, और हम पकड़ लेते हैं कि वो कौन से स्टेट के हैं। एक 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 मैं इंसिडेंस शेयर करना जी जी। चाहूँगा कि पूरी जो उड़ीसा में एक अपना तीर्थ स्थान है, वहाँ पर हम लोग गए हुए थे मंदिर में दर्शन करने, जगन्नाथपुरी। तो जब हम जा रहे थे तो वहाँ पे देखा कि एक दो बच्चे साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे। तो हमने उनको बुलाया तो उन्होंने हमको देख के बोले कि यू आर मिस्टर पुरोहित, आप मैडम पुरोहित हैं। हमको नहीं मालूम कि उन्होंने कैसे पहचाना, क्योंकि टीवी पर कहीं देखा होगा। तो देन दे सेड कि आपको हम मंदिर में स्पेशल दर्शन कराएंगे, एंड दे टुक अस इनसाइड। तो वो मंदिर के अंदर ही कुछ जॉब वगैरह करते हैं और वहाँ लेकर गए। तो मैंने कहा कि लॉर्ड जगन्नाथ को हम इतना वो करते हैं, तो हाउ भगवान हमको किस तरह से वो करवाता है। तो पीपल डू रिकॉग्नाइज, मतलब इस तरह से। अभी कश्मीर के बच्चे जो दिल्ली में फंसे हुए थे, दिल्ली नहीं, गुड़गांव में फंसे हुए थे कोविड में, तो दे वर कीप ऑन टेलिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन दैट मिस्टर पुरोहित एंड मिसेस पुरोहित यदि आएंगे तो हम कश्मीर वापस पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम फंसे हुए हैं। तो गुड़गांव पुलिस को वो लगातार टच कर रहे थे, एंड पुलिस ने फिर हमको अप्रोच किया। हमने उनका साइन लैंग्वेज को समझा, फिर हमने कश्मीर सर में जो गवर्नर थे, क्योंकि 370
धारा वो हट चुकी है, तो उसके बाद वहाँ अप्रोच किया, मिनिस्ट्री को किया, अल्टीमेटली परमिशन वाज डन। और वो ईद के दिन हमने उनको प्रॉमिस किया था, यू विल रीच ऑन ईद, और ईद के दिन वो अपने घर पहुँच गए। सो दिस इज वेयर मतलब एक ह्यूमैनिटेरियन वर्क है, और लोग मतलब कुछ हम समझते हैं कि ऊपर वाले की ही वो पूरे माध्यम हमको बनाता है, और इस तरह से हम लोग वर्कआउट कर पाते हैं। जी बिल्कुल। और इससे मेरे मन में एक और सवाल आया है, जैसे हम इमोशंस की बात करते हैं, इमोशनल अटैचमेंट और बॉन्ड भी बन जाता है। जैसे हम देखें कि अब अलग प्रोफेशंस में, जब हम प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो हमें एक एडवाइस दी जाती है, आप डॉक्टर पेशेंट रिलेशन ही देख लें, जैसे कि पेशेंट के साथ अगर आप इमोशनली कनेक्ट या अटैच करेंगे तो शायद ड्यूटीज इतने अच्छे से ना हो। तो ऐसे में सोशल कॉज में इमोशंस क्या रोल प्ले करते हैं? एक इमोशनल अटैचमेंट और एक कनेक्शन जरूरी होता है, और किस तरह से आप अपने इमोशंस को चैनलाइज करते हैं? क्योंकि कभी कभी ऐसी स्टोरीज हमें सुनने को मिलती है जो इंस्पायर भी करती है, बट एकदम से बहुत भावुक करती है। बहुत तो ज़्यादा बहुत सीवियर हमने केसेस भी देखे हैं अपनी लाइफ में। एक छोटा सा इंसिडेंस मैं यहाँ पर ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अलीराजपुर एक डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का, जो डेंसली पॉपुलेटेड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, और उसका लिटरेसी 2011 के सेंसस में 21% था। अमंग द नॉर्मल पीपल, आपके मेरे जैसे लोगों के बीच में उसका लिटरेसी 21% था। वहाँ पर 2006 की एक घटना हुई थी। उसमें एक डेफ लेडी के गोदी में उसके बच्चे का सिर चॉप कर दिया था किसी ने, और वो बच्ची बोलेंगे, उसको 18 साल की थी वो। तो वो पुलिस थाने पे गई, और वो बच्चे का ट्रंक और हेड लेकर गई, और उसने वहाँ पर रख दिया उसको। और वो शी वाज सो एक्टिव कि वो बताना चाह रही थी कि मेरे बच्चे को किसी ने मेरी गोदी में ही काट के फेंक दिया है। तो ऐसे ऐसे हमने सीवियर केसेस भी देखे हैं, और बहुत दुख होता है। और कई सारे रेप केसेस जब लड़कियों के हैंडल करने जाते हैं ना, तो हमको भी लाइफ थ्रेटनिंग मिली है, मतलब कई बार दोनों को मिली अच्छे से, कि आप लोग इस केस को छोड़ दें या ना जाएं, या कहीं तकलीफ में ना आ जाए। बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, तो डर लगता है, लेकिन फिर से एक दूसरे की हिम्मत बनते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, और फिर यही लगता है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ किसी को होता ही है ना। लाइफ एक बार ही तो मरना है, तो काम करके देखते हैं क्या होता है, मरेंगे या जीएंगे। लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद है, हम दोनों 21 साल से साथ में हैं, और वी आर ऑलमोस्ट 45। तो अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है मामला, और ईश्वर चाहेगा तो आगे भी काम करते रहेंगे इस तरीके से। एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा कि सोशल वर्क के अंदर इमोशंस तो होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इमोशनल होके आप इमोशनल हैं इसलिए सोशल वर्क में आए हैं, प्रोफेशनलिज्म की बात आती है बीच में, बट यू हैव टू मेंटेन योर इमोशंस आल्सो समटाइम्स, बिकॉज यू हैव टू हेल्प इन द लॉन्ग रन। जैसे मोनिका जी ने शेयर किया कि हमको उनको लीगली भी हेल्प करना होता है। तो बट यस, a person involved in the field of social work is being वो ड्रिवन बाय इमोशंस। जैसे मैं अपने भाई के कारण जो है पूरा लाइफ मैंने दे दिया, या मोनिका जी ने पूरा सब कर दिया। जैसे एक इंसिडेंस मोनिका जी ने शेयर किया अलीराजपुर वाली उसका। तो ये सब चीज़ें आपको वो करती हैं, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू मेंटेन योर इमोशंस। बट जो इमोशनल व्यक्ति होता है वही सोशल वर्क में ज़्यादा अच्छा। बाकी ऐसा नहीं है, एनजीओज आर वर्किंग, मेनी पीपल आर देयर इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क, बट जो काम दिल से होता है वही ज़्यादा अच्छा होता है। दिमाग से ज़्यादा सोच के सोशल वर्क नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली सर, बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री करती हूँ इस बात पे, कि अब जैसे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन यही रहती है कि कहीं ना कहीं, जैसे आप अपने ब्रदर की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वही स्ट्रेंथ मिलती है कि जब थ्रेट्स आते हैं, कुछ आते हैं, वही स्ट्रेंथ होती है जो आगे बढ़ाती है हमें, जो हम किसी के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे में अब मैं एक पैंडेमिक रिलेटेड, जैसे ऑनलाइन क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो गई हैं, तो ऐसे में अब मतलब आपका क्या ओपिनियन है कि स्पेशल एजुकेटर्स की कमी महसूस होती है? जैसे जो बाकी बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो तो ऑनलाइन क्लासेस तरह से अटेंड कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं एजुकेशन फील्ड में स्पेशल एजुकेटर्स की कमी है। आपको क्या लगता है इसमें, आपके क्या ओपिनियन है?
स्पेशल एजुकेटर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं 1999 में ऑस्ट्रेलिया गया था, वहाँ देखा था कि स्पेशल एजुकेटर्स को बहुत स्पेशल स्टेटस है। इंडिया में स्पेशल एजुकेटर्स का बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेटस नहीं है। और दूसरी बात ये है कि एक तरफ नीड है, जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, उन बच्चों को ट्रेन करने वाला, उनको एजुकेट करने वाला स्पेशल एजुकेटर होता है। तो स्पेशल एजुकेटर को आज भी गवर्नमेंट ने उतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, जबकि वो इम्पोर्टेंट पार्ट है सेगमेंट में। दूसरा, स्पेशल एजुकेटर्स का अपॉइंटमेंट की बात करें, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स में हो चाहे गवर्नमेंट सेटअप में हो, और उनका अपॉइंटमेंट भी अभी सिर्फ दिल्ली सरकार ने किया। बाकी सरकारों में अभी फाइलें चल रही हैं, कुछ और स्टेट्स ने किया है। बट स्पेशली फोकस्ड जो है होके स्पेशल एजुकेटर्स को एम्प्लॉयमेंट देके और इन लोगों के बीच में ब्रिज कर गैप जो है उसको ख़त्म करना। वो स्पेशल एजुकेटर तो डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत स्पाइनल या बैकबोन का काम करते हैं। उनके बिना तो पूरा सिस्टम चल ही नहीं सकता, क्योंकि 8:1 का रेशो है। और अब तो एक बार 5:1 का रेशो कि 5 बच्चों पे एक स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए। तो वो हमारे देश में उपलब्ध नहीं हो पा रहा, तो वो हमें वर्क उस पर बहुत कुछ एडवोकेसी की आवश्यकता है। जी, मैं आपसे चाहूँगी कि आप कोई अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करें जहाँ पे कोई एक चैलेंज आपने फेस किया हो, कुछ कोई ऑब्स्टेकल्स कोई ऐसे आए हों, चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं ऐसे में, तो उस रिलेटेड कोई एक केस जो आपके पास आया हो वैसा कोई? आप एक बच्चा था। एक्चुअली हम लोग है ना इंक्लूसिव एजुकेशन पे काम करते हैं। आपको सबसे पहले मैं बता दूं, इंक्लूसिव एजुकेशन का ये है कि हमारे जितने भी बच्चे हर साल जो इनरोल होते हैं ना, पूरे हर एवरी सेशन देर आर अबाउट 450 to 500 चिल्ड्रन इनरोल्ड इन अवर सोसाइटी। हमारे यहाँ के सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में हम इनरोल कराते हैं। हम लोगों ने उनके लिए कोई स्पेशल स्कूल खोला हुआ नहीं है। हमारे रेगुलर स्कूल। रेगुलर स्कूलिंग में वो बच्चे जाते हैं। तो हमारे लिए, और अभी तो इट इज़ ओके, अभी एक्सेप्टेंस हुआ है। बट 2001 की बात आपको बताएं कि जब हमारे मन में ये थॉट आया था कि इन बच्चों को हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं, क्योंकि इनिशियली क्या था, हमारे पास एनजीओ के पास में इतना पैसा नहीं होता है ना कि वो अपना सेटअप बहुत बड़ा सा तैयार कर लें। वो फंडिंग बहुत बड़ी एक वो चैलेंज है। तो हम लोगों ने यही सोचा कि जब गवर्नमेंट के इतने अच्छे से सेटअप चल रहे हैं तो वहीं हम इन बच्चों को पढ़ाएं। एक्सेप्टेंस नहीं था। गवर्नमेंट जब इन बच्चों को एडमिशन के लिए वहाँ लेकर गए तो वहाँ के जो प्रिंसिपल है, जो और भी स्टाफ है, उन्होंने तुरंत मना कर दिया कि नहीं, ये बच्चों को हम एडमिशन नहीं देंगे, क्योंकि इससे हमारे दूसरे बच्चे स्कूल छोड़ के जा सकते हैं। ये 2001 की बात कर रही हूँ मैं आपको, आज से 20 साल पहले की, जब ये एक्सेप्टेंस नहीं था। फिर उनको बोला कि ऐसे कैसे वो बच्चे स्कूल छोड़ के जाएंगे? तो बोला, अरे इनको पढ़ाएगा कौन? ये ऐसे इशारे करेंगे तो सारे बच्चे हंसेंगे, सब इनको पागल बोलेंगे। तो हमने धीरे धीरे उनको समझाया कि हम अवेयर करेंगे, फिर हम लोग साथ आएंगे उन बच्चों के, उनको। और आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में हम लोग ने, सेंट्रल इंडिया में हम ही है पायोनियर जिन्होंने इनिशिएट करा इंक्लूसिव एजुकेशन को। और पहली बार जब ऐसे बच्चों को वहाँ हमने पढ़ाना चालू करा तो बहुत मुश्किल था। प्रिंसिपल ने वहाँ से हमको ये लिख के बोला कि आप ये लिख के दो कि ये बच्चे जब स्कूल आएंगे और वापस जाएंगे तो ये आपकी रिस्क होगी। कहीं पर इनके साथ कुछ हो जाता है, कोई सपोज एक्सीडेंट हो जाता है, मिस हैपनिंग होती है, तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो ये तो बहुत टफ है ना कि हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। ये तो हमारे बच्चों के साथ कुछ हो सकता है, हम कैसे ले लें? बट हमने वो भी दिया था कि ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आएंगे, इनको कुछ होगा तो हम जिम्मेदार हैं। ईश्वर तो साथ होता है ना, उस ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट इसका अपोजिट ये हुआ कि नॉर्मल बच्चों की क्लास में हमारे डेफ बच्चे ने टॉप करा। वाह! तो वो एक्सेप्टेंस हुआ। और उसके बाद में जब तारीफ की बात आती है तो सब लोग खुश होके सबसे पहले आगे आए। इनफैक्ट वहाँ के प्रिंसिपल जो मना कर रहे थे, सर मैंने इन बच्चों को रिस्क लेके अपने स्कूल में एडमिशन दिया, देखिए क्या बच्चे पढ़ रहे। बट इंटरनली हम जानते थे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बट हाँ, बच्चों की परफॉर्मेंस के बाद में वो चैलेंज एक्सेप्टेंस में चेंज हुआ। और आज की डेट में है कि हमारे 100% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते हैं। और वही जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे, जब एजुकेशन मिनिस्टर आए, तो जब उन्होंने बताया और एप्रिसिएशन हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमने किया, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, मतलब ये आइडिया उनका खुद का बता रहे थे।
इनफैक्ट केबीसी में भी जब हमने शेयर किया तो वही जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे, उन्होंने वो केबीसी का एपिसोड देखा और एपिसोड देखने के बाद हमको कॉल किया कि यार आपने हमारा नाम नहीं लिया। तो बट हम क्या बताएं कि आपने ही तो गड़बड़ किया था उस समय, बट बड़ा मुश्किल से एडमिशन दिया था। तो बट ये चीज़ होती है, बट ये है कि उनका सपोर्ट बाद में मिला, बहुत अच्छा रहा। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे उनका एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे रिहेबिलिटेशन हो, हमने बहुत रिस्क लेके काम किया है। मतलब एजुकेशन में भी रिस्क लिया था, ट्रेनिंग में भी। आईटीआई कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा था तो हमने जो उनका 3% रिजर्वेशन था उसके नॉर्म्स के हिसाब से वहाँ लड़ाई लड़ी थी। और उसके लिए मतलब कुछ गुंडे बदमाश आ गए मारने के लिए, धमकाने के लिए कि आप इन बच्चों की लड़ाई मत लड़ो, लेकिन जाकर खड़े हुए बिल्कुल स्ट्रांगली कि हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। तो वहाँ वो जीत हुई। चाहे वो मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब बट एक बात है कि हमने ये सोचा कि ऊपर वाले ने हमको एक रोल में दिया है तो रिस्क तो लेना होगी, हमें काम करना है, थोड़ा हटकर है। देखिए, बहुत जो नॉर्मल सब लोग काम कर रहे हैं वो सारा काम हमको नहीं करना, क्योंकि वो तो चल ही रहा है, सब लोग कर ही रहे हैं। हमें थोड़ा सा लीक से हटकर करना है, जो रियल में जो बच्चे, स्पेशल बच्चे हैं, उनके लिए इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। पूरे इंडिया में कोई भी व्यक्ति इतना सोचने वाला, चाहे उनकी मैरिज के बारे में हम लोग एक नया, हम यही सोचते हैं, लोग बोलते हैं कि आप क्या क्या सोचते हो। अभी जो लड़का होता है मुख बधिर, वो उनके परिवार वाले कहते हैं कि इसकी शादी नॉर्मल लड़की से कर दो। तो फिर में हम प्रोटेस्ट करते हैं कि यदि आप ऐसा करेंगे तो एक इक्वेशन बिगड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल लड़के मुख बधिर से, लड़के से तो सब करेंगे लेकिन लड़की से कौन करेगा। इसलिए भगवान ने उनको ऐसा बनाया तो उनका आपस में मैरिज होना चाहिए। तो अब इतना डीप सोचने वाला कोई व्यक्ति, क्योंकि हमें सोसाइटी में एक इक्वेशन बना हुआ है हर चीज़ का, इन बच्चों के बारे में भी एक भगवान ने इक्वेशन बनाया। तो हम लोग बहुत उस लेवल तक जाकर सोचते हैं, शायद कॉज इज अबव ऑल, वी हैव टू वर्क फॉर द कॉज, और उनको मेन स्ट्रीम में लाना वही सबसे इम्पोर्टेंट है। और यू विल वंडर कि दीज पीपल हैव लेस एक्सेस टू, दे डोंट नो व्हाट आर देयर फंडामेंटल राइट्स, दे डोंट नो व्हाट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि प्रियम्बल में लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया पूरा, बट वेयर इज वी में मुख बधिर या डिसेबल्ड जो मेंटली चले, ये लोग तो मिसिंग है। अब वो लोग कहाँ सोच पाते हैं। वी सोलेमली वो करते हैं हम, तो रिजॉल्व करते हैं, तो कहाँ है, वेयर आर वी, मतलब वो तो सब मिसिंग चलता है। तो हम लोगों ने अभी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस स्टार्ट की, हम लोगों ने साइन लैंग्वेज या में। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एड, आप पूछ रहे थे ना कि स्पेशल एजुकेटर्स का क्या है। हम जी लोगों ने अपने लेवल पे कोविड में लगातार 1 साल से एक हमारा चैनल लॉन्च करा है, ज्ञान इंडिया करके। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, जब इनिशियली मोदी जी ने पहली बार फर्स्ट टाइम जो शायद 23 से 24 मार्च को लॉकडाउन लगाया था 2020 में, उससे लगा के आज तक कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इम्पोर्टेंट है जो हमारे सिटीजन्स के लिए एक्सेसिबल है, तो वो हम डेफ लोगों के लिए जरूर एक्सेसिबल करते हैं, और वहाँ साइन लैंग्वेज सारी चीजें अपडेट रहती है। और उसके कारण उनको पता चलने लगा कि अभी लॉकडाउन है, अभी उसके ये नियम है, हम बाहर नहीं जा सकते। नहीं तो उनको समझ ही नहीं आता था, वो बाहर जाते थे, उनको पुलिस मारती थी और बहुत सारी। और उसके साथ में हम उनको एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, उनके रिलेटेड लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उनको पता होना चाहिए, वो लगातार हम लोग कर रहे हैं। आप भी कभी जाके उसको क्लिक करिएगा, देखिएगा, वहाँ पे सारी चीजें साइन लैंग्वेज में अवेलेबल है। ज्ञान इंडिया के नाम से वो हमारा चैनल। जी जी। तो जैसे आपने बोला कि लॉ और वगैरह हम एक तरह से कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, बट वही बात है कि उनके
उनके लिए भी अवेलेबल होना चाहिए प्लेटफॉर्म, जैसे आप यूट्यूब चैनल कह रहे हैं। सो ऐसे ही कुछ डेफ एंड म्यूट के लिए भी यूट्यूब चैनल होने चाहिए जो वो खुद भी उसमें कर सकें साइन लैंग्वेज में, और इस तरीके से एक इंक्लूजन के टूवर्ड्स जाता है। सो ऐसे में फैमिली का सपोर्ट कैसे रहता है, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बिना मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें पॉसिबल होती है, क्योंकि सोसाइटी का क्रिटिसिज्म, बाकी फैमिली ऑब्लिगेशंस, तो ऐसे में कैसा सपोर्ट रहता है, फैमिली का कितना ज़रूरी होता है अगर कोई भी सोशल कॉज के टुवर्ड्स जाता है तो उसके इसमें? फैमिली का तो बहुत पॉजिटिव सपोर्ट है हमारे यहाँ, हमारे पेरेंट्स अच्छे से हमको सपोर्ट करते हैं। और हमारे 2 बच्चे हैं, द एल्डर वन हैज जस्ट क्लियर 12th और द यंगर वन इज नाउ इन 11th क्लास। तो वो जो हमारा जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट होता है ना, दे आर लुकिंग आफ्टर ऑल द थिंग्स, हमारे वीडियोस को बनाना, उनको मिक्सिंग करना, उनको एडिटिंग करना, अपलोड करना। हमारा छोटा सा उन्होंने आईटी एक सेटअप तैयार करा हुआ है। इतना मतलब बहुत पैसा लगता है ना इन सब चीज़ों के लिए, बाहर आप जाते हैं तो हमारे यहाँ तो घर में वो लोग करके देते हैं सारी। अब इतना सारा सपोर्ट है, और दे आर वेरी वेल ट्रेंड इन साइन लैंग्वेज एज वेल, बोथ। तो अच्छे से सपोर्ट है, इनफैक्ट हमारे एब्सेंस में वो काफ़ी सारी चीज़ें डील भी कर लेते हैं। That's nice. जैसे हमें पता है कि आपने मूवीज फिल्म्स वगैरह को भी ट्रांसलेट किया है। सो मोस्टली लोग जो है सिर्फ एजुकेशन और इसी पर्पस के लिए कॉज को करते हैं, बट आपने एक उनके एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन, ऐसे इमोशंस को भी देखा है। सो कैसा वो एक्सपीरियंस रहा है? आपको बहुत सारी चीजें पता है। सबसे पहली बात तो हम तो बात ही करते करते भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या काम करा था। सो थैंक यू। हम लोगों ने मूवीज को इसलिए सोचा ट्रांसलेट करने के लिए क्योंकि एक लाइफ कितनी मोनोटोनस है ना, हमको भी तो लगता है ना कि हम इंटरटेन हो, हम लोग मजाक करें, मजे करें। तो 4 मूवीज को ट्रांसलेट करा था। जब इंदौर पुलिस ने हमको फाइनेंशियल सपोर्ट करा था तो उसके कारण 4 मूवीज को ट्रांसलेट करा। बट उसके लिए तो बहुत सारा एक जो कि आपको सेटिंग चेंज करना है, ट्रांसलेट करना है, तो पैसा लगता है उसके लिए। बट हमने इनिशियली जो ऑल टाइम हिट है शोले, फिर मुन्ना भाई एमबीबीएस, गांधी एंड तारे जमी पर, ये 4 मूवीज को ट्रांसलेट करा। और ये बच्चों को इतना मजा आया कि उसको देख के उन्होंने झप्पी देना। और अमजद, वो शोले के लिए तो उन्होंने ऐसा साइन बनाया हुआ इस मूवी का, वो अमजद खान उसमें ऐसे जर्दा हाथ में वो करते हैं ना, तो वो लोग बोलते हैं कि अरे मजा आता है इस मूवी में। और हमको भी आज तक, हम लोग के एज के भी काफी पहले वो मूवी बनी होगी, लेकिन फिर भी हम एंजॉय करते हैं। पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, थोड़े और हमसे छोटे हैं क्योंकि आप, बट स्टिल वो बहुत अच्छी मूवी है और उनके लिए हम लोगों ने उसको ट्रांसलेट करा है। और उसके अलावा हम लोग काफी सारी चीजें अपने चैनल पे अपलोड करते हैं उन बच्चों के लिए, एंटरटेन के लिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है फिल्म्स और मूवीज में सबटाइटल्स भी इंक्लूड कर दिए जाए तो भी काफी काम तो बन सकता है, लेकिन यही है ना, एक्सेसिबल टू ऑल द एजुकेटेड पीपल ओनली ना। अभी और सबटाइटल्स इतने फास्ट आते हैं ना कि कोई उसको पढ़ेगा और उसको समझेगा, इसके पहले तो आगे की बात निकल जाएगी। तो बेहतर होगा कि वो हमारी भाषा में, और सबसे अच्छे से एक्सप्रेस तो हम अपनी मदर टंग में ही कर सकते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। हम कितना भी इंग्लिश बोलते हो, हम कितना भी फ्रेंच बोलते हो, लेकिन जब घर की बारी आती है तो हमें कोई मतलब नहीं किसी लैंग्वेज से, हमें तो अपनी भाषा होना अपने घर में। तो अपनी लैंग्वेज में उनको कंफर्ट रहता है समझने में, और इट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन, लिटरेट टू इलिटरेट, टू द इंडियंस, टू द साउथ इंडियंस। वहां पर फिर ये बैरियर भी नहीं रहता ना, लैंग्वेज उनकी होती है तो। तो जैसे आप एजुकेशन की फील्ड से भी हैं, तो उसमें जैसे आपको लगता है कि स्टूडेंट लाइफ में ही बच्चों का, जैसे आप कह रहे थे कि एक टेम्परामेंट होता है, जैसे कहा था स्कूल्स में कि मजाक बनाएंगे, ऐसा करेंगे, बाकी बच्चे चले जाएंगे, तो स्टूडेंट लाइफ में ही इस चीज के लिए ऊपर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम होने चाहिए या किस तरीके से? बिल्कुल। ये जो हमारा इंक्लूजन है ना, इससे हमको एक ये फायदा मिला है कि इनकी पब्लिक प्लेसेस में पहले लोग मॉकिंग करते थे या इनके साथ में कुछ वल्गर जेस्चर्स, क्योंकि इनकी लैंग्वेज तो साइन लैंग्वेज ही, इनके लिए हर बात को साइन ही करके बतानी होती है ना। तो उसमें कई जेस्चर्स ऐसे होते हैं जो पब्लिकली लोग इनको हरास करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ कि जब हमारे फर्स्ट क्लास के बच्चे, नॉर्मल बच्चे भी उसी में बैठे हैं, डेफ बच्चे भी उसी में बैठे हैं, तो वो इतने अच्छे से इंक्लूजन हो जाता है कि वो लोग है ना, सीधी सी बात है कि उनको मजाक करने वाली चीज उनके मन में आती नहीं है। जैसे हमारे घर में हम बचपन से, हम 4 भाई बहन हैं या 3 है या 2 है, और एक का रंग सांवला, एक का गोरा, तो हमको कभी ये फीलिंग नहीं आती है कि ही इज फेयर या ही इज डार्क, या इसका एक हाथ छोटा है, या क्योंकि हम बचपन से साथ में बड़े हुए होते हैं।
तो अभी इंक्लूजन के कारण ये फायदा हुआ है कि वो जो बच्चे इनके साथ अब बड़े हो रहे हैं वो लोग इनके लिए बहुत सेंसिटाइज है। और 20 साल का तो इतना बड़ा स्पैन है कि हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों को सेंसिटाइज कर दिया, क्योंकि 20 साल में हमारे पढ़ाए हुए बच्चे करीब 10,000 बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं हमारे साथ के। और आप समझ सकते हैं जब हम लोग की शादी हुई थी तो वी वर जस्ट 25-26, और जो बच्चे उस वक्त 10th 11th में पढ़ रहे थे वो तो अब इतने बड़े हो गए हैं कि उनकी भी शादी हो गई और उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए। तो वो हमारे पास आते हैं, कोई हमको नानी बोलता है, कोई दादी बोलता है, हमको बड़ा मजा आता है कि चलो ठीक है, हमारे बच्चे तो अभी बहुत छोटे लेकिन हमको काफी सारे रिलेशंस इनके थ्रू मिल गए हैं। और इंक्लूजन का ये फायदा है कि अभी उनके साथ में ये वाले जो क्राइम थे ना थोड़े से अब कम होने लगे। मॉकिंग वाले वल्गर जेस्चर्स उनके साथ बनाना या इनको वल्गर चीजें दिखाना और उनके साथ में उनको एक्चुअली इनके लिए वो गाली है। हम लोग ओरली वर्बली गाली देते हैं ना, उनको तो जेस्चर्स ही गाली होगी ना उनके लिए। तो सो इट इज लाइक अब्यूज फॉर देम। अभी वो कम हुआ है, लेकिन हमारे पास में जो ऐसे केसेस आते हैं ना काउंसलिंग के पुलिस हेल्पलाइन में वो थोड़े कम हो गए, ये ओरिएंटेशन होने के कारण, बचपन से जब अब साथ रहे हैं तो। तो आपका केबीसी का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? उससे आपने धनराशि जीती थी, तो आगे उसमें सोशल कॉज में उसने कैसे हेल्प की और कुछ? हम लोग का एक बहुत सालों से ड्रीम था कि है ना भारत में कहीं पर भी एक है ना डेफ बच्चों के लिए ऑर्फनेज नहीं है। इन बच्चों को क्या होता है अगर ये मिसिंग होते हैं ना तो नॉर्मल ऑर्फनेजेस में रख दिया जाता है। वहां पर जनरली क्या होता है 40 बच्चे हैं, 30 बच्चे वो तो बोलने वाले और एक बच्चा डेफ वहां पे चला जाता है। तो वो लोग का एक्सेप्टेंस इतना अच्छा नहीं होता है वहां पर। और अल्टीमेटली होता ये है कि ये बच्चे क्या होता है इस ऑर्फनेज से भाग गए, फिर दूसरी जगह मिले, फिर वहां से भाग गए और इनकी लाइफ डिस्टर्ब भी चलती रहती। तो हम लोगों का यही ड्रीम था कि जो ब्रोकन फैमिलीज के बच्चे हैं या जो जिनकी फैमिली से वो किसी तरीके से टूट के बाहर निकल गए हैं, या कई लड़कियों के साथ में क्राइम हुआ उनको फैमिली एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती है। आप समझ सकते हैं कि जो सेक्सुअल अब्यूज के क्राइम होते हैं ना उन उस तरह की बच्चियों के लिए एक्सेप्टेंस के लिए अभी भी वो लोग बहुत फाइट करती है विदाउट डिस्क्लोजिंग देयर आइडेंटिटी। हमको लगता है उनको एक ऐसा सम्मानजनक घर मिले कि वो कम से कम वहाँ रह के कुछ तो बेसिक एजुकेशन और कुछ स्किल्स ऐसे सीख जाए कि कोई उनको एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं, मतलब थोड़ा बहुत कुछ करके कमा ले और सम्मानजनक अपना जीवन तो निकाल पाए। तो वो राशि के लिए तो हम उसको उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। एक ऑर्फनेज का हमारा काम, हम लोग का ड्रीम था कि हम वो बनाएं, उसके लिए वो राशि। और बच्चन सर के साथ में हमारा दूसरा एक्सपीरियंस था। इसके पहले एक स्टार प्लस पे शो आता था आज की रात है जिंदगी, उसमें भी सर के साथ हमारे मुलाकात हुआ तो उन्होंने हमको ऑनर करा था। बट हाँ केबीसी का तो बहुत लंबा हमारा उनके साथ में इंटरेक्शन हुआ और सदी के महानायक के साथ में बैठकर अपनी चीजों को शेयर करना मजा आया था, क्योंकि आपकी कॉज को एक प्रॉपर रिकॉग्निशन मिला है वहां जाने से। एक से बोलने से कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है कि हमने बहुत अच्छा काम करा, लेकिन किसी सेलिब्रिटी के साथ में आप बात करते हैं और वो आपके काम को रिकॉग्नाइज करते हैं तो वहां से आकर देखा होगा ना नोबेल प्राइज जब किसी को मिलता है तब भारत में लोगों को लगता है कि यार कितना बढ़िया सोशल वर्कर है, अदरवाइज उसको बेचारे की चप्पलें टूट जाती है जाते जाते और कोई उसका सुनता नहीं है। तो वहां जाने से ये हुआ है कि द लेवल ऑफ रिकॉग्निशन हैज गॉन अप। अभी लोगों को लगता है कि बोल रहे हैं तो कुछ काम का होगा, सुन लेते हैं अपन इनकी बात। और हमको यही लगता है कि बस इन बच्चों की बातों को हम सही जगह पे सही तरीके से और सही समय पे पहुंचाएंगे तो इनको एक इक्वालिटी का जो है स्टेटस वो मिलेगा सोसाइटी में। जैसे कि आपको अगर डेफ एंड म्यूट कोई अप्रोच करता है या कुछ होता है, तो कभी ना कभी आपको ऐसा हुआ है कि आपने रिसोर्स क्रंच फेस किया हो, तो उस सिचुएशन के साथ आप कैसे डील करते हैं? आप गवर्नमेंट को की असिस्टेंस लेते हैं या किस तरीके से उनकी हेल्प करते मैं हैं? आपको इसके लिए एक केस जरूर शेयर करना चाहती हूँ। एक बच्ची ने हमको रात को 11 बजे एक बार वीडियो कॉल करा एंड शी वाज जस्ट अबाउट टू हैंग हरसेल्फ। वो सुसाइड करने वाली थी। आप कभी इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये पूरा लाइव सुसाइड करके केस आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। वो सुसाइड कर रही थी और कुछ बता नहीं रही थी। शी वॉज डेफ और हमारा नंबर इतना कॉमन है कि आप गूगल पे सिर्फ नाम डालेंगे तो नंबर ही निकल के आता है सीधे। तो वो कहीं से तो भी उसको हमारा नंबर मिल गया था तो उसने कॉल करा कि मैं बहुत दिनों से आपको सर्च करती थी लेकिन अब मेरे सुसाइड कर रही हूँ। हमारे पास में रात को 11 बजे, उस दिन ज्ञानेंद्र जी मुंबई में थे, मैं इंदौर में थी और वो लड़की अपनी अपनी लोकेशन ही हमको नहीं बता रही थी। फिर उसने ना हमने उससे लोकेशन पूछा
जो आप बोल रहे थे ना क्रंच, वो उस दिन हमारा क्रंच वाला सिचुएशन था कि उससे हमने लोकेशन पूछा तो वो बोली थी कि मुझे नहीं बताना, क्योंकि उसको तो मरना ही था, उसने सोचा था ऐसा। फिर उससे हमने बातों में, कभी ज्ञानेंद्र जी उसको वीडियो कॉल पे एंगेज करके रखते, कभी मैं करती। हमने रात भर, हमारी मोबाइल भी ड्रेन होने लगे थे, क्योंकि आप कब तक वीडियो कॉल के लिए तो और 3-4 साल पहले की बात है जब ज़ूम इतना कॉमन नहीं था और हम किसी को ज़ूम लिंक भेजेंगे तो वो जॉइन नहीं करेगा ना, क्योंकि उसको तो मरने का था तैयारी बिल्कुल। तो ऐसे में उसने हमको एक स्क्रीनशॉट भेज दिया, उसमें लिखा था हनुमानगढ़। अब आप सोचिए, हनुमानगढ़ पूरे भारत में कहाँ का नहीं होगा, हर जगह पे होगा। हनुमानगढ़ तो ऐसा नाम है कि हर गांव में ये, मतलब हर जगह पे एक नाम हो सकता है। वो कैसे सर्च करें, हमने हनुमानगढ़ टाइप करा तो हमारे यहाँ तो ढेर सारे हनुमानगढ़ निकल के आ गए। फिर हमने उससे पूछा कि क्या, कैसे कैसे, नहीं मेरे को नहीं बताना, मुझे तो मरना है। फिर एंगेज करके रखा। और फिर उसने बोला, एक बार बोली राजस्थान में। ओह माय गॉड, राजस्थान, चलो ठीक है। राजस्थान में सर्च करा तो 4 हनुमानगढ़ गूगल लोकेशन हमको मिले। कैसे उससे तो भी बात करें। फिर वहाँ ज्ञानेंद्र जी, मैंने उससे बातों में उसको एंगेज करके, ज्ञानेंद्र जी ने मुंबई से हनुमानगढ़ के बहुत सारे लोकेशंस को निकाल के वहाँ के जो पुलिस कंट्रोल रूम है उनसे बात करा, और समाव हमको वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के एसपी का नंबर मिला। उनका नंबर पे कॉल करा सुबह 4 बजे, तो वो बोले कि मेरा तो ट्रांसफर हो गया, और ये कोई तरीका है आप सुबह 4 बजे कॉल कर रहे हो। हमने बोला सर एक लड़की मरने वाली है और वो हम उसको एंगेज करे हुए हैं, बट वो मानने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको वहाँ के एसपी का नंबर देता हूँ। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी हमको साथ आई। हमने उसको दिया, सारा लोकेशन दिया, और धीरे धीरे करके इट वाज लाइक दैट कि उन्होंने दरवाजा तोड़ा, और शी वाज शी हैंग्ड हरसेल्फ, और उन्होंने उसको उतारा और वो बच गई। और दिस स्टोरी केम इन वो क्राइम पेट्रोल में भी हमारा स्टोरी आया था, लाइव सुसाइड के नाम से। कभी आप उसको देखेंगे तो आपको मिलेगा वो। सो वो टेक्नोलॉजी क्रंच या लाइफ क्या बोलते, बहुत बड़ा क्रंच था कि। और सबसे बड़ी बात है, आपके सामने कोई मर रहा है, ऐसे कैसे हम देखेंगे ना, हमारे लिए तो बड़ा दिक्कत वाली बात है कि वीडियो कॉल चालू करके मर रहा है। सो हमने उसको एनी हाउ बचा लिया था उस दिन। नाउ जी शी इज लाइव, अभी वो बहुत अच्छे से कहीं जॉब करती है, शी इज वेरी गुड। जी। सो आजकल जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत हो गई है, तो उस तरह से टेक्नोलॉजी ने भी काफ़ी रोल प्ले किया होगा डेफ एंड म्यूट के लिए। तो किस तरह का कोई असिस्टेंस उनको प्रोवाइड की हो इस तरह? हमारे लिए, मतलब जब से ये एंड्रॉइड फोन्स आए ना, हमारे डेफ बच्चों के लिए स्पेशली दे आर बून, क्योंकि ये बच्चे ना वीडियो कॉल से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब कई बार बच्चे जैसे गुम जाते हैं, मिसिंग है, उनको लोकेशन समझ में नहीं आ रहा, तो हम उनसे बोलते हैं तुम वीडियो कॉल करो और हमको आसपास के कुछ साइनेजेस कुछ दिखाओ, आप कहाँ पर हो करके। वो करते, हम उनको हेल्प कर देते हैं कि कहाँ पर है। उसके बाद में अगर कहीं अभी कई बार उनकी पुलिस कंप्लेंट होती है, कैसे डील करे, क्या करे, तो हम उनको बोलते हैं कि तुम अपने आसपास जो भी कहीं थाना है ना, वहां जाओ, वहां से हमको वीडियो कॉल करना, हम आपका पूरा वीडियो बना के हमको अपने प्रॉब्लम का शेयर करो, हम आपके वीडियो को ऑडियो मैसेज में कन्वर्ट करेंगे, आप जाके टीआई को दिखा दो, सुना दो कि ये आपका प्रॉब्लम है। तो हमारे लिए टेक्नोलॉजी इतना हेल्पफुल हो गया कि हमको बहुत सारे, वो जो कश्मीर के बच्चे वहां पहुंचे थे जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। हम तो इंदौर में बैठे थे उस वक्त, और वो लोग गुड़गांव में थे और उनको कश्मीर जाना था, और वहां पे पता नहीं इतनी इंटीरियर वाली जगह थी, गांडेरबाल और बारामूला और सो मेनी प्लेसेस, पहलगांव। वो लोग वहां के थे और वो कहीं अमेजोन में कहीं कहीं जॉब करते थे, तो इधर आ गए थे माइग्रेट करके। सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं सबके साथ में। जी। चलिए अब हम हमारे व्यूअर्स से क्वेश्चंस ले लेते हैं। अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ हमारे गेस्ट से आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैम मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे सर ने अपने बारे में बताया कि उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट उनके ब्रदर थे, जिन्होंने उनको मोटिवेट किया इस फील्ड में आने के लिए। तो आपके लिए वो टर्निंग पॉइंट क्या था? क्या वो आपकी शादी मेरे थी या? लिए मेरे लिए मैरिज हुई थी तो आई वॉज प्रिपेयर्ड कि मुझे साथ में काम करना है। दूसरा, वो जो एक अलीराजपुर का मैंने आपको केस शेयर करा था ना, कि बच्चे का सिर चॉप कर दिया था, और उसके बाद से मुझे लगा कि इन बच्चों के लिए किसी को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि एक लेडी दूसरी लेडी के साथ में ज्यादा कंफर्ट होके अपनी बातों को शेयर कर सकती है। तो फिर आई गॉट टोटली डिवोटेड टू दिस फील्ड, और अभी तो मैं लगातार काम कर रही हूँ। योर एक्सपीरियंसेस वर रियली मोटिवेटिंग मैम, बहुत अच्छा लगा था हमको सुन के। थैंक यू। तो
और कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है एक चैट में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। मोनिका मैम, मैं बोलूँ, लीला मैम जी ने आपके लिए बहुत बहुत बधाई भेजी है और उन्होंने बोला है कि आपको मैं बता दूं। आज वो हमारे साथ ज्वाइन है यहाँ पर क्योंकि वो काफ़ी खुश थी कि आज मोनिका मैम आ रही हैं, डॉक्टर लीला जी, तो वो आज काफ़ी खुश थी। तो क्योंकि अब हमारा रिपब्लिक, इंटरनेशनल रिपब्लिक की तरफ से एक परिवार बन गया है, तो वो भी हमारे परिवार के सबसे बड़ी सदस्य हैं। तो उन्होंने आपके लिए बहुत बधाई भेजी है कि आपने एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन को आज पहला एपिसोड शो टेलीकास्ट करने के लिए हमारा साथ दिया। लीला दीदी को धन्यवाद। लीला दीदी बिल्कुल हमारे नज़दीक में है, मतलब इंदौर से मेरे ख्याल से 60-70 किलोमीटर दूर ही हम लोग का है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू इंदौर इज रतलाम। तो दीदी वहां से, दीदी का काम भी जबरदस्त है, हम उनके फैन हैं। दीदी को लास्ट ईयर पद्मश्री भी अवार्ड हुआ है। जी हाँ। हमारे लिए तो बहुत सम्मान की बात है कि हम मतलब बच्चे हैं हम तो उनके लिए। और कोई भी मैम से या सर से कोई भी सवाल पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। जब तक हमारे व्यूअर्स कुछ क्वेश्चंस टाइप कर लेते हैं तब तक मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारी सोसाइटी के लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हैं कि इस कॉज के टुवर्ड्स या किसी भी सोशल कॉज के टुवर्ड्स कोई आना चाहता है उसके लिए, या फिर अपने इस कॉज के टुवर्ड्स आप कोई भी सोसाइटी के लिए एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो उनका एटीट्यूड। सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई कि आपने, मतलब यू आर सो यंग, एवरीवन यू आर सो यंग, और आप लोगों ने सोचा कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमको सोसाइटी बहुत कुछ देती है, हमको एजुकेशन देती है, नेम देती है, फेम देती है, तो कुछ तो रिटर्न करना है। और मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि है ना, सब लोग अपने अपने लेवल पे अगर छोटा छोटा भी काम अच्छा अच्छा कर पाएंगे ना तो काफ़ी लोगों की हम मदद कर सकते हैं। और मैंने रितिका जी से इस विषय पे बात किया था कि अगर आप जम्मू में या कश्मीर में कहीं पर अगर पुलिस हेल्पलाइन के लिए कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में जो हेल्पलाइन है ना, यहाँ पर बहुत ओवरलोड रहता है, बहुत बच्चों के केसेस आते हैं। अगर वहाँ के नॉर्थ के केसेस अगर वहीं डील हो जाएं तो वी विल गाइड यू, और जैसे भी आपको लगता है सपोर्ट, वी विल हेल्प यू आउट इन दैट। वहाँ पर अगर कोई हेल्पलाइन आप लोग चालू कर पाए तो। जी जी मोनिका मैम, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके से कुछ सीख पाऊँ और कुछ कर पाऊँ, तो थैंक यू सो मच मैम। क्योंकि रितिका जी क्या होता है, बच्चे जो व्यक्ति बोल लेते हैं ना उनके साथ में तो कोई इशू नहीं, वो अपनी बातें सब जाके, बट जहाँ पर कम्युनिकेशन बैरियर रहते हैं ना, चाहे डेफ हो, चाहे इंटेलेक्चुअली चैलेंज हो, चाहे ऑटिस्टिक हो, उनके साथ अगर कोई क्राइम होता है तो वो अगर नहीं बता रहे तो वो क्राइम ही रजिस्टर नहीं होता। और लोगों को क्या लगता है कि वी आर सो सेफ, हमारे यहाँ तो इस तरह के बच्चों के साथ। अब हमारे साथ एक बार किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आपके एमपी में डेफ बच्चों के साथ क्राइम कुछ ज्यादा होता है। हमने बोला नहीं होता नहीं, हम रजिस्टर करवाते हैं उसको। अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके यहाँ भी होगा तो ऐसे बहुत सारी बच्चे या बच्चियां होंगे जो अपनी कंप्लेंट को आके रजिस्टर करवा पाएंगे। और क्या होता है, जब रजिस्टर होती है ना चीजें तो उनको वो कोर्ट तक जाती है। आप लोग सब, रितिका जी लॉ भी कर रही है, जब कोर्ट तक जाती है जब तो न्याय मिलेगा ना। हम रजिस्टर ही नहीं करवाएंगे चीजों का, हम उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं देंगे तो आगे कैसे बढ़ेगी वो चीजें। और लोगों के अंदर क्राइम करने का डर तभी आता है जब किसी एक को सजा मिल जाती है, ताकि उसका डेटरेंस होता है और लोगों को लगता है कि नहीं ये चीजें अनहर्ड नहीं जाएंगी। हाँ वही कोई है जो देखा है तो बस तो वहाँ कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो। और आपको बताऊं मैं, हम लोग पिछले 22 सालों से एमपी पुलिस को अपनी फ्री सेवाएं देते हैं। वी आर नॉट टेकिंग एनी हमको कोई पैसा नहीं मिलता है, बट इट इज अवर पैशन। हमको लगता है कि अगर हम भी इस काम को छोड़ेंगे तो फिर कौन करेगा आके, पैसे लेकर तो सभी कर रहे हैं। तो बस एंजॉय करके काम को करते हैं। और ऐसा ही कमिटमेंट लेके अगर आप वहाँ पे कोई हेल्पलाइन चालू कर सके, स्पेशली कम्युनिकेशन डिसेबिलिटी वाले सेक्शन के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये वाला सेक्शन अपनी बात को कभी नहीं रख पाएगा। अगर हम नहीं खड़े होंगे तो फिर ये कैसे खड़े होंगे। बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है मैम आपके लिए, इफ यू कुड लेट अस नो हाउ कैन वी जॉइन आवर हैंड्स, आई एम रियली इंटरेस्टेड, प्लीज गाइड मी। अक्षिता जी ने ये क्वेश्चन पूछा है।
Can you repeat me again? If you could let us know how can we join our hands, I am really interested. Please guide me. क्या ओके, इस यू कॉस्ट वांट टू पे? जॉइन? हाँ, ओके ओके। आप है ना, हमको एक मेल आपका मैसेज कर दीजिए, वी विल कांटेक्ट यू। हमारा आनंद सर्विस सोसाइटी @gmail.com या हमारा वेबसाइट है anandserviceSociety.org। उस पर मैसेंजर में अगर आप मैसेज डालेंगे तो वी विल कांटेक्ट यू और हम देखेंगे आपकी क्या चॉइस है, आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कहीं ना कहीं जरूर कनेक्ट होंगे, क्योंकि वाकई में हमको बहुत सारे वॉलंटियर्स की जरूरत है जो कहीं पर भी किसी भी शहर में इनको हेल्प कर पाए। दीक्षा अंधोत्रा जी ने एक क्वेश्चन डाला है, मैम आपको कभी ऐसा लगा हो कि ये काम बहुत मुश्किल है? मुश्किल तो काम होते ही है, लेकिन ठीक है धीरे धीरे आगे बढ़ते तो सफलता मिलती है। मैं थैंक यू कहना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को जिन्होंने क्वेश्चंस हमारे गेस्ट के लिए पुट किए, और हमारे गेस्ट को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप यहाँ पे आए, टाइम निकाला, और एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स मैं चाहूँगी रितिका जी, चेयरपर्सन बिलव्ड ग्रेस, आप हमारे गेस्ट को दीजिए। थैंक यू आशीष जी। पहले तो मैं गाजेंद्र सर को बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ, क्योंकि ये एक आइडिया सोचना, क्योंकि आज के टाइम पे क्या होता है कि जब भी कोई फैमिली में ऐसा इंसिडेंस होता है तो हम लोग उसी में रहते हैं, हम लोग एक मोटिवेशन नहीं लेते हैं। सर आपका फिर से बहुत शुक्रिया इस चीज़ के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि अगर हम अपने परिवार का दुख, अगर उस चीज़ को एक मोटिवेशन बना के आगे लाते हैं और उसके लिए हम काम करते हैं, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है आई थिंक हमारे लिए। और इसमें आपका साथ जो मोनिका मैम ने दिया है शायद ही कोई दे पाएगा, और यू आर इंस्पायरिंग कपल फॉर मी, क्योंकि मैं मोनिका मैम के बारे में उसी टाइम पब्लिक पे जब मुझे पता चला कि एक मैम है जो डिसेबिलिटी पे काम करती हैं, तो मेरे लिए एक वो क्यूरियोसिटी थी कि मैं कैसे और कहाँ इनको जानूं। तो जब मैंने फेसबुक पे मैम को सर्च करना शुरू किया तो मुझे इतनी सारी इंस्पिरेशन चीज़ें मिली, और मुझे लगा नहीं था कि कभी मेरी मुलाकात इस तरह से होगी, क्योंकि मेरे को लगता था कि ठीक है हम फेसबुक तक या व्हाट्सएप तक रह जाएंगे, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे परिवार का एक हिस्सा हैं। और आज ये सब सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि हम एक परिवार बैठ के आज इस बारे में बात कर पा रहे हैं। तो सर और मैम बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। सर वैसे आप कुछ कहना चाहेंगे सोसाइटी को कुछ, क्योंकि आप अभी अवेलेबल नहीं थे। सोसाइटी के लिए कुछ मैसेज बिलव्ड ग्रेस। बिलव्ड ग्रेस के लिए हम ये कहना चाहेंगे, बहुत अच्छा काम कर रही है संस्था और हमारी गुड विशेष साथ में है। एंड एज एंड व्हेन व्हाट एवर हेल्प यू रिक्वायर, एनी काइंड ऑफ हेल्प, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर द कॉज। और आपकी इसके लिए मोनिका जी से भी सुना, फिर हमने पढ़ा आप लोगों के बारे में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कीप ऑन डूइंग, बिकॉज जहाँ जिस जगह पर आप कर रहे हैं बेसिकली वो जगह पे तो हम ये सोचते हैं ना कि हर जगह एक पौधा होना चाहिए। तो आप एक पौधा है, एक बड़ा प्लांट है उन लोगों के लिए जो एक आशा की किरण के रूप में आप उनके लिए काम कर रहे हैं। तो रियली गुड, और होपफुली बहुत अच्छा आप करेंगे, हमेशा कर ही रहे हैं और करते रहेंगे, और हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सर आपने पौधे की बात की, तो इस पौधे को लगाने वाले बीज भी आज इस बीच में हैं, मेरी मदर हैं अभी लाइफ में जुड़े हुए। तो इन्हीं के सब मोटिवेशन, और मेरी ये जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ये मेरी दादी से हैं, क्योंकि हाँ, अगर मेरी मम्मा इस जॉब में नहीं होते, प्रोफेसर नहीं बनते, मुझे ये गाइडेंस नहीं मिलती तो शायद मैं नहीं करती। क्योंकि मेरी दादी हमेशा से हम एक गाँव में रहते थे, तो वहां से गाँव में जब भी किसी को, क्योंकि एक होता है कि एक अच्छी फैमिली से होते हैं और जो गाँव में बाकी लोग होते हैं वो गरीब होते हैं, तो हमेशा उनके बच्चों को पढ़ाना, उनकी एजुकेशन खुद, हालांकि वो खुद पढ़ी नहीं थी, पर जी जी मेरे दादू जी प्रिंसिपल थे, तो वो हर चीज में उनको कहती थी कि यार इनको फ्री पढ़ा दो, इनको फ्री पढ़ा दो। तो आज वो 90 से ऊपर की हैं, पर जब भी आज भी कहीं खड़े होते हैं तो लोगों का तांता लग जाता है। तो वहां से ये इंस्पिरेशन मिली कि मुझे जी सोसाइटी को कुछ देना चाहिए। और ग्रेट, थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू। यस, थैंक यू थैंक फॉर यू। कॉलिंग अस। दादी जी को और मम्मी को प्रणाम। नमस्कार जी, मैं इनकी मदर बोल रही हूँ। नमस्कार, जी आपका भी शुक्रिया हाँ कि इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए आप आगे आए। जी और इससे मॉरल सपोर्ट बढ़ती है, परिवार तो साथ में खड़ा होता ही है, और जब समाज साथ में खड़ा होता है तो बात बनती है। जी 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 जी, बहुत अच्छा। आपकी बिटिया बहुत अच्छा काम कर रही है।
ये बिटिया का और बेटे का, ये दोनों लॉ में पढ़ते थे, तो इनके मन में जो आया इन्होंने, मैंने कभी रोका नहीं, जो इनके मन में आया इन्होंने करा और मैं पीछे खड़ी रही हूँ। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद हमारे घर में नहीं पैदा होना चाहिए, बगल में होगा तो चलेगा, ऐसा नहीं नहीं लोगों नहीं। का सोच है। बट आप वो रियल में ये जो है, मतलब हमको जो झांसी की रानी के बारे में हम पढ़ते हैं, फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वो क्या नाम था उनका, वो सरोजनी नायडू जी के बारे में पढ़ते हैं, तो हमको अब हम वो देखिए वो इतिहास हैं। वर्तमान में सरोजनी नायडू की बात करेंगे या इनको, तो आपके बेटी को और जी इन सबको देख के लगता है कि अभी के यही लोग हैं जो रियल देश के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो इनका वही बराबर का दर्जा हम समझते हैं और बहुत अच्छा काम है। बस आपका जिस तरह से आपने परमिशन दिया, इनको इंस्पिरेशन दिया और किया, बहुत अच्छा लग रहा है हमको, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत करते रहिए, ऐसा प्यार देते रहिए, इनको आशीर्वाद थैंक यू, देते रहिए। शुक्रिया। और जी आपके ये शब्द जो हैं बहुत कीमती, वजनदार हैं, और जी इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए और भी प्रेरणा देंगे। मैं जी आपका भी धन्यवाद करती हूँ, जी क्योंकि ऐसे ऐसी बातें कहना जो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, उनको बढ़ाने के लिए प्रेरणा देना भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। जी जी। शुक्रिया आपका वंस अगेन। थैंक यू। नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। दीदी चली। थैंक यू हमारे गेस्ट का और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स का। अब हम ये क्लोज कर देते हैं सेशन।